गायनी अस्पताल की हालत अबतर है। लेडी वेलिंगटन अस्पताल में बेहोशी के डॉक्टर्स ही मौजूद नहीं हैं। सीनियर रजिस्ट्रार एनेस्थीसिया की दोनों सीटें खाली पड़ी हैं। माहिर अमराज अतफाल भी मौजूद नहीं हैं। नुमाइंदगान के इलाज में भी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। आपको बताएं कि मुल्क के सबसे कदीम और बड़े गायनी अस्पताल की ये हालत है कि लेडी वेलिंगटन अस्पताल में बेहोशी के डॉक्टर्स ही मौजूद नहीं हैं। सीनियर रजिस्ट्रार एनेस्थीसिया की दोनों सीटें खाली पड़ी हैं। माहिर अमराज अतफाल भी मौजूद नहीं, जबकि नुमाइंदगान के इलाज में भी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। तब्दीली सरकार के दावे तो बहुत बड़े बड़े, मगर सेहत की सहूलियात हैं जिनका ये हाल है कि मुल्क के सबसे कदीम और बड़े गायनी अस्पताल की हालत अबतर है। लेडी वेलिंगटन अस्पताल में बेहोशी के डॉक्टर्स ही मौजूद नहीं हैं। सीनियर रजिस्ट्रार एनेस्थीसिया की दोनों सीटें खाली पड़ी हैं, जबकि माहिर अमराज अतफाल भी मौजूद नहीं। नुमाइंदगान के इलाज में भी शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। बिल्कुल संगीन सूरत हाल का सामना है। आपको बताते चलें कि कदीम और बड़ा गायनी अस्पताल है लेडी वेलिंगटन अस्पताल, जहां पर बेहोशी के डॉक्टर्स हैं जो कि मौजूद नहीं हैं। मरीज आते हैं, शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इलाज मुआवजे में ताखीर का सामना करना पड़ रहा है मरीजों को। आपको बताएं कि सीनियर रजिस्ट्रार एनेस्थीसिया की 2 असामियां खाली पड़ी हैं। जाहिद चौधरी हमारे साथ मौजूद है, उनसे जानेंगे कि क्यों ये सीटें खाली पड़ी हैं, तैनाती क्यों नहीं की जा रही है। जाहिद चौधरी बताइएगा। ये लेडी वेलिंगटन अस्पताल जो है वो मुल्क में पहला गायनी हॉस्पिटल है जो कि आज से 70 साल से ज़ायद अरसा गुजर चुका जब इसको कायम किया गया था, और ये अपनी नौइयत का सबसे बड़ा गायनी हॉस्पिटल है। लेकिन इस गायनी हॉस्पिटल में इस वक्त बेहोशी का कोई भी डॉक्टर मौजूद नहीं, जिसकी वजह से जो है वो ऑपरेशंस मुतासर हो रहे हैं। लेडी वेलिंगटन अस्पताल में जो एनेस्थीसिया के 2 सीनियर रजिस्ट्रार की जो है वो सीटें हैं और ये दोनों खाली पड़ी हैं, और अब लेडी वेलिंगटन अस्पताल की इंतजामिया जो है उसकी जानिब से महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर को ये इस्तदा भिजवाई गई है कि बेहोशी के डॉक्टर के बगैर जो है वो रोज़ाना औसतन 40 ऑपरेशन करना मुमकिन नहीं है, और ये इंतहाई मुश्किल पेश आती है। मेयो अस्पताल से जो है वो ऑन कॉल डॉक्टर्स जो हैं उनको बुलवाना पड़ता है और उनकी आमद पर ही जो है वो ऑपरेशन होते हैं, और ऑन कॉल डॉक्टर की वजह से प्रोसीजर जो है वो डिले से, इल्तवा से 2-4 भी होते हैं, और इंतहाई मुश्किल सूरत हाल का सामना है, क्योंकि ये 235 बेडेड गायनी हॉस्पिटल है जिसमें ना सिर्फ जो है वो लाहौर के पेशेंट्स को कैटर किया जाता है, बल्कि गुजरांवाला डिवीजन के मोस्टली इलाके जो हैं उससे भी कॉम्प्लिकेशन के साथ आने वाले जो गायनी के पेशेंट्स हैं वो लेडी वेलिंगटन अस्पताल से रजू करते हैं। लेकिन इस अस्पताल में बेहोशी का कोई डॉक्टर सरे से मौजूद ही नहीं है, और गायनी के जो प्रोसीजर्स हैं वो मुतासर हो रहे हैं। इसके साथ साथ लेडी वेलिंगटन अस्पताल में पीडियाट्रिशियन भी मौजूद नहीं, और सीनियर रजिस्ट्रार पीड्स जो है उसकी असामी भी खाली पड़ी है, जबकि वुमेन मेडिकल अफसर और मेडिकल अफसर की भी 4-4 सीटों पर जो है वो अभी तक कोई तकर्री नहीं की गई, जिससे मैन पावर की शॉर्टेज का भी इस अस्पताल को सामना है। इंतहाई संगीन सूरत हाल है कि पहली मरतबा ऐसा हो रहा है कि लेडी वेलिंगटन अस्पताल, जिसको सबसे बड़ा गायनी हॉस्पिटल और टीचिंग गायनी हॉस्पिटल होने का दर्जा हासिल है, उसमें एनेस्थीसिया का कोई डॉक्टर मौजूद नहीं। सबसे बड़े गायनी हॉस्पिटल का इसको हासिल है, मगर उसके बावजूद यहाँ पर बेहोशी का कोई डॉक्टर ही मौजूद नहीं है। यकीनन संगीन सूरत हाल है। जाहिद चौधरी आप अपडेट कर रहे थे तफसीलन, बहुत शुक्रिया आपका। और अब बात करेंगे शहर में दिन दिहाड़े बड़े डाके की। काहना में ज्वेलर शॉप पर डकैती की वारदात हुई। डाकू 20 तोले जेवरात, 150 तोले चांदी लूट कर फरार हो गए। डाकुओं ने अमले को यरगमाल बनाकर 2,50,000 नकदी भी लूटी, जबकि 4 मोटरसाइकिल सवार डाकुओं ने गुलजार ज्वेलर शॉप पर लूट मार की। हमारे नुमाइंदे आबिद चौधरी जाए वारदात पर मौजूद हैं, उनसे मजीद तफसीलात जानेंगे। आबिद, बताइएगा इस हवाले से। काना के इलाके में मौजूद हैं काना के इलाके जहां पर अब से कुछ देर कबल ज्वेलर शॉप में डकैती की वारदात हुई है। दुकानदार के मुताबिक बताया जा रहा है कि 4 डाकू हैं जो कि असलहा लहराते 2 मोटरसाइकिल पर सवार थे और दुकान में दाखिल हुए, जिन्होंने पॉइंट पर हमले को यरगमाल बनाया और उसके बाद लूटमार शुरू कर दी। डाकू लूटमार करते हुए लाखों मालियत के जेवरात, जिनमें 18 तोले के तलाई जेवरात और उसके साथ 150 तोला के चांदी है और उसके साथ साथ 2.5 लाख के जो नकदी है वो लूट कर फरार हो गए। इस वाले से मोबाइल फुटेज वारदात की मंजर पर आई, जिसमें चारों डाकुओं को मोटरसाइकिल पर फरार होते देखा जा सकता है। इस वाले से दुकानदार अली हैदर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि वारदात कब और कैसी हुई और इसमें नुकसान आपका क्या हुआ। हमारी वारदात हुई है, एक बंदा पहले अंदर आया, उसके बाद दूसरा 3 बंदे एकदम से अंदर आए और गन पॉइंट पे उन्होंने गन रखी हमारे सर पे
اور سارا مال نکالا ایک بندے نے اور کیمرے وغیرہ توڑے ہیں انہوں نے اور بائکوں پہ بیٹھے ہیں اور بہت تیزی سے انہیں پتہ چل گیا ہے کہ لوگوں کو باہر پتہ چل گیا ہے، اتنی دیر میں وہ بھاگ گئے ہیں، بائکوں پہ بیٹھے ہیں۔ اچھا، واردات ہوئی اس کے بعد آپ نے اطلاع دی پولیس کو، پولیس نے کیا کارروائی کی ابھی تک؟ پولیس نے تو ہمیں یہی بولا ابھی کہ ہمیں تھوڑا سا ٹائم دے، انشاءاللہ آپ کے جلدی سے جلدی جو چور ہیں یہ اور ان کو جلدی سے پکڑا جائے گا۔ بالکل، پولیس کی جانب سے تسلی دی گئی ان دکانداروں کو کہ جلد سے جلد ان کے ملزمان کو گرفتار کر لیا جائے گا۔ البتہ اطلاع ملنے پر پولیس موقع پر پہنچی اور موقع سے تمام تر شواہد اکٹھے کرنے کے بعد کارروائی شروع کر جی دی۔ عابد چودھری بہت شکریہ۔ شہر میں دن دہاڑے بڑا ڈاکہ ہوا، کہنا میں جولر شاپ پر ڈکیتی ہوئی اور ڈکیتی کی موبائل فوٹیج ہے جو کہ سٹی 42 نے حاصل کر لی ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ فوٹیج میں 4 ڈاکوں کو واردات کر کے فرار ہوتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے۔ ایک ڈاکو نے ہیلمٹ کے ساتھ چہرہ بھی چھپا رکھا ہے۔ ڈاکو 20 تولے زیورات 150 تولے چاندی لوٹ کر فرار ہو گئے۔ ڈکیتی کی موبائل فوٹیج ہے جو کہ ہم آپ کو دکھا رہے ہیں۔ شہر میں دن دہاڑے بڑا ڈاکہ، کہنا میں جیولر شاپ پر ڈکیتی اور ایسے میں ڈکیتی کی موبائل فوٹیج سٹی 42 نے حاصل کر لی ہے۔ فوٹیج میں 4 ڈاکوؤں کو واردات کر کے فرار ہوتے دیکھا جا سکتا ہے۔ ماضی میں پبلک پرائیویٹ شپ کے تحت مکمل ہونے والے منصوبوں پر تنقید کرنے والی موجودہ حکومت نے بھی پنجاب میں پی پی سیل کا سہارا لے لیا۔ حکومت پنجاب منصوبوں کی تکمیل میں ملکی اور غیر ملکی ڈیولپر سے مدد مانگنے کے لیے اعلیٰ سطح کی کانفرنس منعقد کرے گی۔ مزید تفصیلات جانیں گے ہمارے نمائندے علی رامے اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ علی، پہلے تو تنقید ہوتی تھی، تمام جو پنجاب حکومت کے سابق پنجاب حکومت کے منصوبے ہوتے تھے، مگر اب خود ہی وہ حکمت عملی اپنانے لگی ہے۔ دیکھا جائے تو جب ماضی کی اپوزیشن جماعت اور موجودہ کی حکومت جب سابق دور حکومت میں مختلف پروجیکٹس کو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت ان کو تکمیل کرنے کے لیے دیا جاتا تھا تو حکومت اپوزیشن کی طرف سے یہ تنقید کی جاتی تھی۔ تو سابق دور حکومت میں پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ سیل کے تحت ہسپتالوں کی تزئین و آرائش کے حوالے سے ان کی بحالی کے حوالے سے پروگرام جب شروع کرنے کا کہا گیا تو اپوزیشن کی طرف سے پنجاب اسمبلی میں قراردادیں جمع کرائی گئی۔ تو اب موجودہ حکومت بھی کیونکہ فنڈز کی قلت ہے تو اسی کی وجہ سے اب پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے سیل کے تحت اب مختلف ڈیولپرز کی مدد لینا چاہ رہی ہے کہ پنجاب میں جو مختلف پروجیکٹس ہیں ان کی تکمیل اب حکومت کی طرف سے جو فنڈ ان کو جاری کیے جاتے ہیں ان سے تو وہ جاری ہو نہیں پا رہے، تو اسی وجہ سے اب پرائیویٹ ڈیولپرز کو لے کر اب ان نئے منصوبہ جات جو ہے مکمل کرنے کے لیے اب حکمت عملی جو ہے اپنائی جا رہی ہے۔ اسی حوالے سے 15 دسمبر کو ایک کانفرنس بلانے کا ارادہ کیا جا رہا ہے حکومت پنجاب کی طرف سے کہ اس کانفرنس میں جتنے بھی اسٹیک ہولڈرز ہوں گے، پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے ڈیولپرز ہوں گے، وہ اس کانفرنس میں شرکت کریں گے اور حکومت ان کو آگاہ کرے گی کہ ان میں فنڈز کی قلت کا سامنا ہے اور ڈیولپرز جو ہے ان کی مدد کریں تاکہ ڈیولپمنٹ سیکٹر جو ہے مکمل ہو سکے۔ تو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ سیل کے تحت سابق دور حکومت میں مختلف پروجیکٹس جو ہیں مکمل کیے گئے اور ان کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ پرائیویٹ ڈیولپرز ہوتا ہے، نجی ڈیولپمنٹ بینک ہوتے ہیں اور غیر ملکی بینک بھی ہوتے ہیں، وہ فنڈنگ کرتے ہیں تاکہ فنڈنگ سے پروجیکٹ جو ہے مکمل ہو سکے، لیکن اس پر بھی ٹیکس لگایا جاتا ہے ان پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ سیل کے تحت جو پرائیویٹ ڈیولپرز ہوتے ہیں، لیکن وہ ٹیکس جو ہے وہ عوام سے نکالا جاتا ہے۔ جی، عوام سے نکالا جاتا ہے یہ ٹیکس۔ علی رامے آپ ہمارے ساتھ ہی موجود رہیے گا، آپ سے مزید تفصیلات بھی لیں گے۔ اپنے ناظرین کو بتائیں کہ ایک طرف کفایتشاری تو دوسری طرف گاڑیوں کی خریداری۔ بیوروکریسی نے 20 نئی گاڑیوں کی خریداری کے لیے منظوری مانگ لی ہے۔ لینڈ ریکارڈ اتھارٹی کے لیے نئی 20 گاڑیاں خریدنے کے لیے وزیر اعلیٰ کو خط بھی ارسال کر دیا گیا ہے۔ علی رامے ہی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے جانیں گے۔ علی رامے بتائیے گا 20 نئی گاڑیاں مانگ لی گئی ہیں؟ جب سے نئی حکومت نے 4 سمالت ان کی طرف سے کہا گیا تھا کہ کفایت شاری کی جائے گی، کوئی ایکسٹرا بجٹ جو ہے وہ خرچ نہیں کیا جائے گا اور خاص طور پر کہا گیا کہ گاڑیوں کی خریداری پر پابندی ہوگی، لیکن اس کے باوجود اب بیوروکریسی کی جانب سے ایک مراسلہ جو ہے وزیر اعلیٰ پنجاب کو لکھا گیا ہے کہ 20 گاڑیاں پنجاب لینڈ ریکارڈ اتھارٹی کے لیے اشد ضرورت ہے ان کو، تو اس کے لیے وہ گاڑیاں جو ہیں ان کی منظوری دی جائے اور 8 کروڑ روپے سے زائد مالیت کی یہ گاڑیاں جو کہ وینز موبائل ہوں گی یہ لینڈ ریکارڈ اتھارٹی کے لیے استعمال کی جائیں گی، جو کہ فیلڈ میں آفیسر جو ہیں وہ جائیں گے وزٹ کرنے کے لیے۔ تو اسی پر کیونکہ پنجاب میں ایک تو پابندی عائد کر دی، محکمہ خزانہ نے فنڈ دینے سے انکار بھی کیا، لیکن جو بیوروکریسی ہے پنجاب لینڈ ڈیولپمنٹ اتھارٹی کی ان کی طرف سے کہا گیا ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب اپنی اسٹینڈنگ کمیٹی کے تھرو جو ہے وہ اس پروجیکٹ کی منظوری دیں گے تاکہ جو 20 نئی گاڑیاں وہ 8 کروڑ روپے مالیت سے وہ خریدی جا سکیں، لیکن اس کی حتمی منظوری جو ہے وہ پنجاب کی جو فائنانس اسٹینڈنگ کمیٹی ہے وہ دے گی، اس میں بروکریٹس بھی ہوں گے اور مختلف جو صوبائی کابینہ کے لوگ ہیں وہ بھی موجود ہوں گے اور اس میں یہ منظوری دی جائے گی کہ 8 کروڑ روپے کی نئی گاڑیاں خریدی جائیں یا نہ خریدی۔ بہت شکریہ علی رامے۔ نسپاک ملازمین کو چھٹی کے روز دفتر آنے کا معاملہ ہے۔ نسپاک ایڈمنسٹریشن کی ملازمین کے چھٹی کے روز اوور ٹائم لگانے پر پابندی عائد کر دی گئی۔
मुस्तकिल और डेली वेजेस मुलाजमीन छुट्टी के रोज काम करने से गुरेज करें, ये मरासला इरसाल किया गया है। हेड ऑफ डिपार्टमेंट की इजाजत के बगैर कोई शख्स छुट्टी के रोज ओवर टाइम नहीं करेगा। तमाम मुलाजमीन को अहकामात पर सख्ती से अमल दरामद करने की भी हिदायत की गई है। अपने नाज़रीन को बताते चलें कि नेस्पाक मुलाजमीन को छुट्टी के रोज दफ्तर आने का ये मामला है। नेस्पाक एडमिनिस्ट्रेशन की मुलाजमीन के छुट्टी के रोज ओवर टाइम लगाने पर पाबंदी, मुस्तकिल ओवर डेली वेजेस मुलाजमीन छुट्टी के रोज काम करने से गुरेज करें, यह मरासला जारी कर दिया गया है। हेड ऑफ डिपार्टमेंट की इजाजत के बगैर कोई शख्स छुट्टी के रोज ओवर टाइम नहीं करेगा। तमाम मुलाजमीन को अहकामात पर सख्ती से अमल दरामद करने की हिदायत जारी की गई है। अब आपको बताएं कि फूड अथॉरिटी की स्पेशल कोर्ट्स में मिलावट माफिया को 6 माह से 5 साल तक की सजा हो गई। डीजी फूड कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद उस्मान ने पीएफए स्पेशल कोर्ट्स की सजाओं का ऐलान कर दिया है। इस फैसले से मुताल्लिक आपको मजीद भी बताएंगे। आपको बताते चलें, फूड अथॉरिटी की स्पेशल कोर्ट्स में मिलावट माफिया को 6 माह से 5 साल तक की सजा होगी। डीजी फूड कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद उस्मान ने पीएफए स्पेशल कोर्ट्स की सजाओं का ऐलान कर दिया है। अहम खबर से आपको अपडेट कर रहे हैं। फूड अथॉरिटी की स्पेशल कोर्ट्स में मिलावट माफिया को 6 माह से 5 साल तक की सजा होगी। डीजी फूड कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद उस्मान ने पीएफए स्पेशल कोर्ट्स की सजाओं का ऐलान कर दिया है और यकीनन अब वो मिलावट माफिया जो कि मुजरे सेहत अशिया फरोख्त करते हैं, उनकी पकड़ में आसानी हो सकेगी। मजीद तफसीलात जानेंगे हमारे नुमाइंदे इमरान यूनस से। इमरान, बताइएगा, अब तायुन कर दिया गया है सजाओं के हवाले से, अपडेट्स क्या हैं इस हवाले से आपके पास? अगर पंजाब फूड अथॉरिटी की स्पेशल कोर्ट्स के हवाले से बात करें तो पंजाब फूड अथॉरिटी जो है वो स्पेशल जो कोर्ट्स हैं उन के क़याम के हवाले से जो है वो काफ़ी सीरियस दिखाई दे रही है और गुज़िश्ता रोज़ भी कई अहम इजलास जो हैं वो हुए हैं और अब जो है वो इन कोर्ट्स के क़याम के लिए लागत का तखमीना जो है वो लगाया जा रहा है और अमले की तैनाती के हवाले से मामला जो हैं वो ज़ेर बहस लाए जा रहे हैं। स्पेशल कोर्ट्स के में सज़ाओं के हवाले से अगर बातचीत करें तो सिटी 42 से खुसूसी बातचीत करते हुए डीजी पंजाब फूड अथॉरिटी कैप्टन मोहम्मद उस्मान का कहना था कि पंजाब फूड अथॉरिटी जब क़याम में आई तभी इसके कवानीन जो हैं उसमें जुर्माने और इसके साथ साथ सीलिंग की मियाद बढ़ाने, FIRs और इसके साथ साथ जेल भिजवाने की सज़ाएँ जो है वो मौजूद तो थी, लेकिन स्पेशल कोर्ट्स जो हैं वो ना होने के बायस जो मिलावट माफिया है उनको जेल नहीं भिजवाया जा सकता था। लेकिन अब जो है वो जब पंजाब फूड अथॉरिटी की स्पेशल कोर्ट्स जो हैं उनका क़याम अमल में आ जाएगा तो उसके बाद पंजाब फूड अथॉरिटी के कवानीन की बार बार खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ ना सिर्फ FIRs दर्ज कराई जाएंगी बल्कि उन्हें जेल भी भिजवाया जाएगा। जी बहुत शुक्रिया इमरान यूनस, आप हमें इस हवाले से अपडेट थे। अब आपको अपडेट करें कि रिपब्लिक ऑफ क्यूबा के सफीर का लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स का दौरा। लाहौर चैम्बर के सदर अल्मास हैदर से उन्होंने मुलाकात की है। क्यूबा सफीर का पाकिस्तान से खेलों का सामान, पोल्ट्री, गंदम दरामद करने और बार्टर सिस्टम खत्म करके बैंकिंग सिस्टम मुतारिफ करवाने पर इत्तफाक भी सामने आया। रिपब्लिक ऑफ क्यूबा के सफीर हैं जिन्होंने लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स का आज दौरा किया। मनाजिर आपके सामने मौजूद हैं। लाहौर चैम्बर के सदर अल्मास हैदर भी इस मुलाकात में मौजूद थे। इस मुलाकात का मजीद आवाज जानेंगे तौकीर अकरम से। तौकीर, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने क्यूबा के सफीर का जो है वो दौरा किया। इस मौके पर जो है वो लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर अल्मास हैदर से मुलाकात की है और दो तरफा जो तजारती मामलात है उनके ऊपर जो है वो तबादला ख्याल किया गया है। इस मौके पर क्यूबा के जो सफीर है उनका कहना था कि पाकिस्तान जो है वो अपने मुल्क की जो खेलों की चीज़ें हैं, अशिया है, सामान है, उसके अलावा दीगर जो है वो चीज़ें जो है वो क्यूबा में दरामद कर सकता है। जबकि लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर का कहना था कि क्यूबा के साथ जो है वो बैंकिंग सिस्टम ना होने की वजह से शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा है, इसीलिए उसको जो है वो सबसे पहले अव्वली तरजीह पर हल करवाया जाएगा, बैंकिंग सिस्टम मुतारिफ करवाया जाएगा। उसके बाद जो है यहाँ पर तब तक जो है वो बार्टर सिस्टम जो है वो इस्तेमाल किया जाएगा और उससे जो है वो तजारती मामलात को देखेगा। जबकि बहुत ही खुश आइंद मुलाकात इससे दोनों ममालिक को ना सिर्फ फ़ायदा होगा तजारती बरादरी को, जबकि दोनों ममालिक की मईशत को भी बहुत ज़्यादा इस तजारती मामलात के बेहतर होने से। बहुत शुक्रिया तौकीर अकरम, आपने अपडेट किया। उधर पाकिस्तान में मुकर्रर जर्मन सफीर मार्टिन कॉबलर की लाहौर PC होटल अहमद सिटी 42 से उन्होंने खुसूसी गुफ्तगू भी की। इस खुसूसी गुफ्तगू में उनका क्या कहना था जानेंगे हमारे नुमाइंदे बसाम सुल्तान से। इस वक्त मैं PC होटल में मौजूद हूँ। जर्मन एम्बेसडर टू पाकिस्तान हिज एक्सीलेंसी मिस्टर मार्टिन कॉबलर
نے جو ہے وہ آج یہاں پر لاہور کا جو ہے وہ دورہ کیا. اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے ہم گفتگو کریں گے کہ سر یو آر ہیئر ان لاہور ٹوڈے, what places are you visiting and what would you like to say about Pakistan and the city of Lahore? Well, I've been in your country now for a year and a half, and I must say this is really great to travel in your country. I think I'm in Lahore once every month, so it's the 12th or 15th visit even, because Lahore for me is the cultural capital. Islamabad is the capital of politics and the real capital on paper, yeah, but Lahore is the cultural capital, and for me Karachi is the economic capital of Pakistan. That's why I constantly am on the move here to meet people, to meet Pakistanis. Last time I was here together with the French ambassador, and we had also here in the hotel, we had a German-French concert, which was very well attended. Now I like, of course, to go to Badshahi Mosque, to Wazir Akbar Khan, to the Sikh shrines, but also talk to your politicians. It's very important to liaise with the Punjabi government. Now we're in the period of Naya Pakistan, so there is a harmony, so to say, of governments on the federal level and the PTI government here in Punjab, which I think is very good. Because if the same parties are in power both in the federal states and in Islamabad, this is good for the development of the country, because the stars are aligned and the priorities are defined together. I think you know more about the politics and culture of the country even more than me, and that is really shocking for me. But besides that, Pakistan is going through some financial difficulties. How do you think we can overcome this? Well, I think it's very important to focus on economy. And I'm convinced that the PTI agenda, the Naya Pakistan agenda, to put an end to corruption, to have strong institutions, to focus on education and health, that this is a good agenda. Now, our development people, they have always followed this agenda. This is health for all, this is education for all, and this is in particular the respect for nature and the climate, the effects of climate change. Now, on our agenda is energy questions. On the PTI agenda and the government agenda is also energy questions. Is the protection of the climate, is the 10 billion tree tsunamis, is the reforestation of Pakistan. You have now 210 million people. In the year 250, you will have 400 million people, and 2/3 of them are below the age of 30. Now, and only the concentration on strong institutions and making use of private companies, I think this will bring Pakistan ahead, and I'm very confident that you will achieve it. Thank you so much. جی بالکل آپ نے ان کی گفتگو سنی. ان کی جانب سے یہی کہا جا رہا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے جو ہے وہ کرپشن کے خاتمے اور اس کے ساتھ ساتھ جو پالیسیز اپنائی ہیں وہ یقیناً ملک کو آگے لے کے جانے کے اندر جو ہے وہ معاون ثابت ہوں گی, اور ساتھ ہی ساتھ جو جرمن حکومت ہے وہ مکمل طور پر معاونت فراہم کرنے کے اندر جو ہے وہ اپنی کاوشیں جاری رکھے گی. جی بسام سلطان, بہت شکریہ آپ کا, آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے. آگے بڑھیں گے. اب آپ کو بتائیں کہ برٹش ہائی کمیشن کے 3 رکنی وفد کی آئی جی پنجاب امجد جاوید سلیمی سے ملاقات ہوئی ہے. برٹش ہائی کمیشن کے 3 رکنی وفد نے آئی جی پنجاب امجد جاوید سلیمی سے یہ ملاقات کی. اس ملاقات کا احوال جانیں گے. علی ساہی ہمارے ساتھ موجود ہے. علی ساہی, بتائیے گا کون کون سی اہم شخصیات تھیں جو کہ اس ملاقات میں موجود رہی, کون سے امور زیر بحث رہے؟ بالکل, آج آئی جی پنجاب امجد جاوید سلیمی سے 3 رکنی برطانوی ہائی کمیشن کے وفد کی ملاقات ہوئی ہے. یہاں پر سی ٹی ڈی کے ایڈیشنل آئی جی رائے طاہر بھی موجود تھے. رائے طاہر کی جانب سے تمام جو برٹش ہائی کمیشن تھا اس کو سی ٹی ڈی کے تمام امور کے حوالے سے بریفنگ دی گئی کہ سی ٹی ڈی دہشت گردی کے خاتمے کے لیے کس طرح پنجاب میں ورکنگ کر رہی ہے, اس کے ساتھ ساتھ کس طرح کامبنگ آپریشن کیے جا رہے ہیں, کس طرح دہشت گردوں کی ریکی کی جا رہی ہے. اس تمام کے بارے میں ایڈیشنل آئی جی رائے طاہر کی جانب سے وہ برطانوی وفد کو جو ہے وہ بریفنگ دی گئی, جبکہ آئی جی پنجاب کی جانب سے تمام جو وفد تھا اس کو ویلکم کیا گیا, اور اس کے میٹنگ کے اختتام پر تمام جو وفد تھا اس کو شیلڈز بھی پیش کی گئی. جی ٹھیک ہے, بہت شکریہ علی صاحی, آپ نے اس ملاقات کا احوال بتایا. یہاں پہ آپ کو بتائیں کہ شہر میں موٹر سائیکل سوار کی جانب سے ہیلمٹ کا استعمال نہ کرنے پر اسے موٹر سائیکل سے ہی اتارا جا رہا ہے. شہریوں کو اس حوالے سے مشکلات کا سامنا ہے, تو اسی صورتحال سے نمٹنے کے لیے ٹریفک پولیس نے ٹرانسپورٹ ڈپارٹمنٹ کو مال روڈ سمیت دیگر مقامات پر اضافی بسیں چلانے کے لیے تجویز دے دی ہے.
इस तजवीज़ पर अब तक क्या इक़दाम हुए हैं, यही जानेंगे हमारे नुमाइंदे इरफान मलिक से। इरफान मलिक, बताइएगा इस हवाले से क्या इक़दाम किए जा रहे हैं? इस वक्त हम CTO ऑफिस में मौजूद हैं और ट्रैफिक पुलिस की तरफ से जो हेलमेट के कानून की पासदारी के इकदाम किए जा रहे हैं, उसमें एक बहुत अच्छी जो इकदाम ये किया गया कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट को माल रोड के ऊपर ज़्यादा करने के लिए RT सेक्रेटरी जो है, जो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है, उसको भी एक मरासला लिखा गया है। ट्रैफिक पुलिस की तरफ से ये एक अच्छा इकदाम है और इसी हवाले से बात करेंगे CTO लाहौर मलिक लियाकत से। उनसे पूछेंगे कि किस तरह जो है वो ट्रैफिक में भी बेहतरी लाई जा सकती है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल माल रोड पे किस तरह किया जाएगा। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम। मतलब आपकी तरफ से एक मरासला लिखा गया है, जो डिपार्टमेंट है ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, उसमें आप क्या समझते हैं किस तरह बेहतरी भी आएगी और लोगों को इससे क्या फ़ायदा हासिल होगा? ट्रैफिक पुलिस का जो मकसद है वो लोगों की जान की हिफाजत और जो रोड के ऊपर ट्रैफिक को रेगुलेट करना है। तो इसमें क्योंकि जिस तरह आपको पता है कि आजकल हेलमेट की कैंपेन हमने शुरू की हुई है, तो कुछ लोग, हमारा अगर पर्पस रेवेन्यू जनरेट करना होता तो हम धड़ाधड़ चलान करते। हमारा मकसद लोगों को पहले तो अवेयरनेस, आप लोगों ने, मीडिया ने, सब ने मिल के हमारे साथ ये 3 महीने तक अवेयरनेस के सेशंस किए मुख्तलिफ। तो अभी जो लोग अभी भी हेलमेट नहीं पहन रहे, हम उनको ज़ाहिर है फिर मोटरसाइकिल से उतार देते हैं ताकि वो गिरेंगे तो उनको चोट ना लगे। तो ज़ाहिर है उसके लिए को मुतबादल सवारी का बंदोबस्त होना चाहिए। उसके लिए हमने कहा हमारा सबका मकसद अल्टीमेट जो है ना वो पब्लिक को फैसिलिटेट करना है, उनके फ़ायदे के लिए हम काम कर रहे हैं सारे, और ये कवानीन भी इसीलिए बनाए जाते हैं। तो हमने फिर ये ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को हमने रिक्वेस्ट की है कि मॉल रोड के ऊपर बिलखसूस यहाँ भी हमने स्ट्रिक्ट इन्फोर्समेंट की हुई है, वहाँ पे ट्रांसपोर्ट का इंतज़ाम किया जाए ताकि जिन लोगों को हम मोटरसाइकिलों से उतारते हैं उनके पास मुतबादल ट्रांसपोर्ट का अरेंजमेंट हो और वो उसके ऊपर बैठ के जहाँ भी जाना है। आपकी तरफ से मरासला लिख लिया गया, अभी तक कोई पॉजिटिव साइन जो है वो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की तरफ से आया? जी, उस पर LTC की बसें तो कुछ ऑलरेडी चल रही थी, लेकिन एडिशनल जो है मेरा ख्याल अभी नहीं उसके ऊपर चली। होपफुली उसके ऊपर कोई काम होगा इंशाल्लाह शुरू। जी, जैसा कि आपने CTO मलिक लियाकत की बात सुनी, उनका यही कहना है कि रेवेन्यू जनरेट करना जो ट्रैफिक पुलिस का पर्पज़ नहीं है, शहरियों की जान की हिफाजत करना ट्रैफिक पुलिस का पर्पज़ है। और इसी के लिए जो मुख्तलिफ इकदाम किए जा रहे हैं, जिसमें ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट से भी ये रिक्वेस्ट की गई है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसको माल रोड या दीगर ऐसे इलाकों जहाँ पे इस कानून की पासदारी के लिए इन्फोर्समेंट की जा रही है, वहाँ पे ज़्यादा पब्लिक ट्रांसपोर्ट को जो है वो चलाया जाए ताकि। ठीक है, बहुत शुक्रिया इरफान मलिक, आप तफसीलन अपडेट कर रहे थे। एहतजाज गुज़िश्ता रात से जारी है और मुतालिबात मंजूर ना होने तक एहतजाज जारी रखने का ऐलान कर दिया है। पाकिस्तान किसान इत्तेहाद के नुमाइंदे हैं जो कि सरापा एहतजाज बने हुए हैं। इस वक्त की क्या सूरत हाल है, नासिर अली से मजीद जानेंगे जो कि वहां पर ही मौजूद हैं। नासिर, बताइएगा। आज बिल्कुल ठोकर पर जो किसान इत्तेहाद की रैली है उसको यहाँ पर पहुंचे हुए 24 घंटे होने वाले हैं और यहाँ पर ही रैली को रोक लिया गया था, इसलिए जो किसान इत्तेहाद है उन्होंने यहीं पर ही अपना धरना दे दिया। मुतालबात कुछ बहुत ज़्यादा बड़े नहीं है, लेकिन इनका ये कहना है कि छोटे मुतालबात है जिनसे उनकी ज़िंदगी में और जो ज़राअत का शोबा उससे खुशहाली आ सकती है, लेकिन हुकूमत नहीं मान रही। हमारे साथ ये किसान भाई हमारे मौजूद है, हम इनसे पूछते हैं कि जो हुकूमत की मुज़ाकराती टीम आई थी उनकी जानिब से इनको क्या जो है वो तसल्लियाँ दी गई हैं और मज़ीद इनके मुज़ाकरात क्या हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम। इसको छोड़ दें। मुज़ाकरात तकरीबन कामयाब हो चुके हैं, लेकिन पाकिस्तान किसान इत्तेहाद वालों ने उन लोगों से कहा है कि वो इधर हजूम में आए और ऐलान करें कि जो भी आपके मुतालबात है वो हमने तस्लीम कर लिए हैं। और हम तहे दिल से मशकूर हैं इन किसानों के कि ये लोग वहाँ से यहाँ तशरीफ़ लाए और इनकी तमाम बातें, झूठे पर्चे जितने भी दिए हैं ब्याड़ी में वो भी हमने खारिज करवा दिए हैं। उसके बाद जो बिजली के 1 किलोवाट पे 2000 रुपये इन्होंने लगाया है वो भी हमने ख़त्म कर दिया है। और उसके बाद जो खाद का रेट है वो भी कम करेंगे, किसानों की मंडियां भी बनाएंगे। ये तमाम मुज़ाकरात तकरीबन तस्लीम हो चुके हैं। ये मुज़ाकरात किसने तस्लीम की है, कौन आया था आपके पास? उन लोगों ने उधर बुलाया था हमें, वहाँ पे मिनिस्टर थे, 3 मिनिस्टर थे असम्बली हाल में और 1 MPA थे। उन्होंने ये तमाम बातें तस्लीम की हैं, तमाम मुतालबात जितने भी किसानों के थे वो माने हैं, लेकिन वो यहाँ पे आने के लिए तैयार नहीं है। तमाम किसानों ने ये मुतालबा किया है कि वो इधर आके मीडिया के सामने ये ऐलान करें कि जितने भी किसानों के मुतालबात थे वो हमने तस्लीम कर लिए। अच्छा, तो इसका मतलब अभी जो आपका धरना है वो जारी रहेगा या ख़त्म हो जाएगा? नहीं है, वो इधर आ जाएं और आवाम के सामने, किसानों के सामने
ओपन बता दें कि जितने भी इनके मुतालबात हैं, शुगर मिलों के मुतालबात हैं, वो हमने तस्लीम कर लिए हैं। उसके बाद किसानों और मरकजी चेयरमैन का कहना है कि हम एहतजाज खत्म कर। अच्छा, ये हुकूमत को कोई शर्म आ रही है? जो हुकूमत के मिनिस्टर हैं वो आपके वोट से ही वो आगे गए, आज उनको ऐसी शर्म क्यों आ रही है कि वो आपके बीच आने में तैयार नहीं है? ये क्या वजह है? असल में वो लोग जिन लोगों के साथ मुज़ाकरात हुए हैं वो पावरफुल नहीं है। वो वैसे बात तो कर देते हैं लेकिन तहरीरी तौर पर देने के लिए भी तैयार नहीं है और मीडिया के सामने कहने के लिए भी तैयार नहीं है। और उन्होंने कहा है कि वज़ीर आला साहब इस्लामाबाद हैं, वो आ रहे हैं, फिर आगे बातचीत करते हैं। जो मतलब है ज़बानी कलामी और झूठी तसल्लियां दे रहे हैं। हकीकत में कोई ऐसी बात नहीं है जो अभी तक सामने आई हो। जी, आपने सूरत हाल का अंदाजा लगाया ही होगा कि सिर्फ और सिर्फ जी शुक्रिया नासिर अली, ताज़ा तरीन सूरत हाल से आप हमें अपडेट कर रहे थे। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए सिटी